नमो नमः दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा सावर में। दोस्तों, जिला दर्शन पढ़ रहे थे अपन, और जिला दर्शन पढ़ते हुए अपन पहुंच गए थे भरतपुर संभाग में, और भरतपुर संभाग का एक पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें अपन ने भरतपुर की बहुत सारी चीज़ों को कवर किया था। और आज अपन चलते हैं भरतपुर के पार्ट 2 पर, भरतपुर जिला दर्शन के पार्ट 2 पर आज अपन आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं अपन आगे भरतपुर के कुछ खनिज व उद्योगों के बारे में। खनिज व उद्योगों के बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। दोस्तों देखिए, भरतपुर में जो है वो एक तो निकाला जाता है लाल पत्थर। ठीक है दोस्तों, लाल पत्थर निकलता है यहाँ भरतपुर में है। भरतपुर में भी लाल पत्थर निकलता है, धौलपुर में भी निकलता है, करौली क्षेत्र में भी निकलता है। लगभग भरतपुर के संभाग में सब जगह लाल पत्थर निकाला जाता है, लेकिन सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो धौलपुर में होता है। इसी कारण उसको रेड डायमंड भी कहा जाता है। ये अपन भरतपुर में देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर सैंड स्टोन निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? सैंड स्टोन। ये दो खनिज हैं जो मुख्यतः भरतपुर से निकाले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि यहाँ पे उद्योग क्या क्या है। उद्योग के मामले में यहाँ पर एक चीज जो है वो सबसे प्रसिद्ध है, उसका नाम है सिमको वैगन कोच फैक्ट्री। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, प्रश्न आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। सिमको वैगन कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? भरतपुर के लिए। ठीक है, भरतपुर में है। ये काम क्या करती है? रेलवे के लिए कोच का निर्माण करती है। जो रेल के जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों का निर्माण ये करती है। यानी क्या काम करती है? रेलवे के यानी रेल के डिब्बे बनाने के काम ये करती है, जिनको अपन क्या कहते हैं? कोच कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जो सिमको वैगन कोच फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? भरतपुर में है। काम क्या करती है? रेल के कोच बनाने के कार्य करती है। उसके अलावा भरतपुर में खनिज की अगर बात करें तो लाल पत्थर हो गया और सैंड स्टोन हो गया। ये दो खनिज यहाँ पर निकाले जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं भरतपुर के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो कि है दुर्ग। यानी कि अपन बात करेंगे भरतपुर के विशेष कुछ दुर्गों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? दुर्ग के बारे में बात करेंगे। और जब भरतपुर का नाम आता है तो सबसे पहले जिस दुर्ग का नाम निकल कर आता है उस दुर्ग का नाम है लोहागढ़। क्या नाम है? लोहागढ़ उस दुर्ग का नाम है। चलिए, लोहागढ़ इस दुर्ग को कहते हैं। उसके अलावा मिट्टी का किला या मिट्टी का दुर्ग, मिट्टी का किला भी किस दुर्ग को कहते हैं? लोहागढ़ को कहते हैं। आज तक ये जो दुर्ग है वो किसी के द्वारा फतेह नहीं किया गया, किसी के द्वारा जीता नहीं गया, इस कारण इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं। अजय दुर्ग भी इसको कहते हैं। ठीक है, राजस्थान में अब मिट्टी के किले से मतलब आप समझ गए होंगे कि ये किला जो किसका बना हुआ है? मिट्टी का। एक्चुअल में ये किला जो अंदर से है वो पत्थर से ही बना हुआ है। इस किले का जो प्रकोटा है वो प्रकोटा मिट्टी से बना हुआ है, ताकि बाहर से अगर कोई भी आक्रमण इसके ऊपर होता है, यानी किसी गोले का आक्रमण या किसी तोप का आक्रमण इसके ऊपर होता है, तो ये मिट्टी की जो प्राचीर है उस पर टकराकर उसका वेग कम हो जाता है और उससे जो अंदर का जो किला है उसको नुकसान नहीं होता है। इस कारण इसके प्राचीर जो मिट्टी की बनाई गई है और इतनी मजबूत है कि वो किसी भी हथियार के द्वारा ढहाई नहीं जा सकती। इस कारण इसको मिट्टी का किला, मजबूत किला कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित। ठीक है, हाँ, मैं बात कर रहा था कि मिट्टी से जो निर्मित किले हैं राजस्थान में वो 2 किले हैं। ठीक है, और उनका संयोग भी मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान का जो पहला दुर्ग है, राजस्थान का जो पहला दुर्ग है वो पहला दुर्ग है बटनेर। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? बटनेर, जो वर्तमान में हनुमानगढ़ में आता है। ये जो बटनेर है राजस्थान का पहला दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। यानी सबसे प्राचीन दुर्ग भी यही है और मिट्टी से निर्मित दुर्ग भी यही है। राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग है, राजस्थान का जो अंतिम दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग है, जो भी किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। यानी मिट्टी से निर्मित राजस्थान में 2 किले हो गए, बटनेर और लोहागढ़। ठीक है दोस्तों, दोनों किससे निर्मित है? मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र भारत का सबसे
जो स्वतंत्र भारत का किला अपन बोल सकते हैं, स्वतंत्र भारत का सबसे अंतिम दुर्ग जिसको अपन कह सकते हैं, वो जैसलमेर का मोहनगढ़ है। ये बात है आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी लोहागढ़ के बारे में, ठीक है। लोहागढ़ है, इसको मिट्टी का किला कहते हैं। अजय दुर्ग है, ये मिट्टी से निर्मित है। बटनेर और लोहागढ़ दो दुर्ग है राजस्थान के जो मिट्टी से निर्मित है। जो सबसे पहला दुर्ग बटनेर है, सबसे अंतिम दुर्ग लोहागढ़ है। ये बात अपन ने कर ली। अब बात करते हैं कि ये जो निर्माण है लोहागढ़ का, ये निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। ये जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो निर्माण करवाया गया इसका सूरजमल जाट द्वारा। किसके द्वारा? सूरजमल जाट द्वारा इसका निर्माण किया गया। जब इसने भरतपुर रियासत की स्थापना करी तभी इसका निर्माण करवाया गया था 1733-34 ईस्वी में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 33 में इसका निर्माण शुरू हुआ होगा और 34 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ होगा। अब आगे बात करते हैं कि ये जो लोहागढ़ है सूरजमल जाट द्वारा बनवा दिया गया। यहाँ पर दर्शनीय क्या है, और इसको मिट्टी का किला और इसका अजय रहने का जो मेन कारण है वो है यहाँ का अष्ट धातु का दरवाजा। अष्ट धातु का दरवाजा, ठीक है दोस्तों, जिसको अपन लोहिया पोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोहिया पोल, ठीक है दोस्तों। ये जो लोहिया पोल, ये जो अष्ट धातु का दरवाजा इतना मजबूत है कि कोई भी इस दरवाजे को भेद कर अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अपन अष्ट धातु के इस दरवाजे के बारे में। दोस्तों ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है वो ना भरतपुर का है और ना ही ये लोहागढ़ का है। अष्ट धातु का दरवाजा कहां से लाया गया, इसके बारे में एक कहानी है जिसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान का दूसरा साका, चित्तौड़ का यानी मेवाड़ का पहला साका कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, ठीक है। हीरो था रावल वंश का अंतिम शासक रतन सिंह, हीरोइन थी माता पद्मिनी और जो विलन था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया चित्तौड़ पर। रावल रतन सिंह युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। माता पद्मिनी के नेतृत्व में लगभग 16,000 रानियों ने अग्नि ज्वाला में जौहर किया और जो किला है वो किसने जीत लिया? अलाउद्दीन ने। किसने जीत लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने ये किला जीत लिया, ठीक साहब। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी ने ये जो किला जीता, उसके बाद अलाउद्दीन का पुत्र था खिज्र खां। क्या नाम था? खिज्र खां। इसके नाम पर चित्तौड़ का नाम इसने रख दिया खिजराबाद, ठीक है, जो 26 साल तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ने ये किला जीतने के बाद यहाँ के जो मेन द्वार पे जो दरवाजा लगा हुआ था वो था अष्ट धातु का दरवाजा। इस दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ से उखाड़ा और कहाँ ले गया? दिल्ली। दिल्ली ले जाने के बाद इस अष्ट धातु के दरवाजे को, किसको, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं यहां से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं। मैं यहां से थोड़ा इसको मिटा देता हूं ताकि आपको चीजें सही से समझ में आ जाए। लोहागढ़ में अपन अष्ट धातु दरवाजे की बात कर रहे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां से अष्ट धातु दरवाजा उठाया। कौन सा? अष्ट धातु दरवाजा यहां से उठाया और कहां ले गया? दिल्ली। दिल्ली ले जाके वहां पर इसने सीरी के दुर्ग पे इसको स्थापित कर दिया। किस पर? सीरी के दुर्ग पर। समय बीतता गया, कालांतर में जो शाहजहां है, कौन? शाहजहां। शाहजहां ने 2 लाल किले बनवाए हैं, एक बनाया आगरे में और एक बनाया दिल्ली में। जो शाहजहां है उसने सीरी दुर्ग से इन अष्ट धातु के किवाड़ों को वापस से हटाया और कहां ले गया? दिल्ली के लाल किले पर। कहां ले गया? दिल्ली के लाल किले पर ले गया साहब, और वहां जाकर इसने इस दरवाजों को लगा दिया, ठीक है। अब आते हैं वापस भरतपुर पर। उस समय भरतपुर के जो शासक हुआ करते थे वो हुआ करते थे सूरजमल जाट, और सूरजमल जाट ने मुगलों के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत करी थी, और उस अभियान में अफगानों ने सूरजमल जाट की धोखे से हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? सूरजमल जाट ने। किसके द्वारा हत्या की गई? अफगानों के द्वारा। अब ये बात पता चली किशोरी देवी को। किसको पता चली? किशोरी देवी, जो कि सूरजमल जाट की पत्नी थी, ठीक है। किशोरी देवी को पता चली और किशोरी देवी ने अपने पुत्र यानी कि सूरजमल जाट के पुत्र जवाहर सिंह, कौन था? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह को बुलाया। जवाहर सिंह को बुलाया और कहा कि तुम दिल्ली जाओ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लो, दिल्ली को लूटो और वापस आओ और फिर जाकर लोहागढ़ में अपना राज्याभिषेक करवाना, ठीक है। उससे पहले तुम राज्याभिषेक
नहीं करवा सकते। जवाहर सिंह अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने कहाँ पहुंच गए? दिल्ली। खूब लूटपाट करी, खूब लूटपाट मचाई और दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु के दरवाजे को उखाड़ कर कहाँ ले आए? लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ में लाकर इन दरवाजों को यहाँ पे इसने स्थापित कर दिया और वर्तमान में ये लोहागढ़ का जो अष्टधातु का जो दरवाजा है ये आपको कहाँ मिलेगा? लोहागढ़ में मिलेगा। इस दिल्ली फतेह के कारण जवाहर सिंह ने यहाँ पर एक बुर्ज का निर्माण करवाया जिसका नाम था जवाहर बुर्ज। ठीक है, जवाहर और बुर्ज, और इसी बुर्ज में जवाहर सिंह का राज्याभिषेक किया गया। इसके बाद में जितने भी जाट शासक हुए उन सब का राज्याभिषेक कहाँ किया जाता था? जवाहर बुर्ज में किया जाता था। तो ये बात हुई कुछ अपनी अष्टधातु के दरवाजे को लेकर। ठीक है, तो बात आप ध्यान में रखेंगे कि भरतपुर का जो लोहागढ़ है इसका निर्माण सूरजमल द्वारा करवाया गया था। 1733-34 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। लोहागढ़ बोलते हैं इसको, अजय दुर्ग कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं। उसके बाद में अपन बात करी थी कि यहाँ पे अष्टधातु दरवाजा लगा हुआ है जो लोहिया पोल भी इसको कहते हैं। और इस जो लोहिया पोल को कहाँ से लाया गया था इसके बारे में अपन ने बात करी। उसके बाद में अब आगे कुछ बात करते हैं अपन। जैसा कि मैंने कहा था कि ये किशोरी देवी जो है वो सूरजमल की पत्नी थी और इन्हीं किशोरी देवी के लिए यहाँ पर एक महल भी बना हुआ था जिसको किशोरी महल कहते हैं। कौन सा महल? किशोरी महल, जो कि लोहागढ़ में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं अपन। ये जो लोहागढ़ है, लोहागढ़ जो है वो दोस्तों पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में? पारीख दुर्ग। दो श्रेणी में आता है एक्चुअल में, ये पारीख दुर्ग भी बोल सकते हैं इसको और एक स्थल दुर्ग भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सर दोनों कैसे? स्थल दुर्ग तो ये है कि या तो ना तो किसी पहाड़ी पर स्थित है, ये बिल्कुल जमीन पर स्थित है, पहली चीज। पारीख दुर्ग क्यों? सर जमीन पे दुर्ग अगर स्थित है तो इसको तो जीतना बहुत आसान होता है। ठीक है, लेकिन इसका कारण है पारीख दुर्ग होना। पारीख, परी का मतलब आप समझते हैं चारों ओर, और ख का मतलब होता है खाई। यानी इस लोहागढ़ के चारों ओर बहुत गहरी गहरी खाई कर दी गई थी और उस खाई के बाद में बहुत ऊंची प्राचीर जो मिट्टी की बनाई गई थी। अब इस खाई में क्या करते थे? ये पानी भर देते थे। क्या करते थे? पानी भरते थे। और पहली बात, उस खाई को लांग के आना बहुत मुश्किल होता था। अगर फिर भी खाई को लांग कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करे तो जो ऊंची ऊंची प्राचीरों से जो सैनिक हमला करते थे उससे वो सफल नहीं हो पाता था। इसका कारण ये था कि 1803 ईस्वी में, 1803 ईस्वी में सबसे पहले बात करते हैं कि 1803 ईस्वी में जो यहाँ के जो शासक थे वो थे रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे। 1803 की बात कर रहे हैं अपन। रणजीत सिंह यहाँ के शासक थे और उस समय जो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश राज का शासन था, उनके कट्टर जो विरोधी हुआ करते थे वो थे जसवंतराव होलकर। मराठा थे जिनका नाम था जसवंतराव होलकर। और जसवंतराव होलकर को रणजीत सिंह ने पनाह दे दी। कहां पर? लोहागढ़ में। यह बात अंग्रेजों को रास नहीं आई और अंग्रेज पहुंच गए हमला करने। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड लेक के नेतृत्व में। लॉर्ड लेक सेना लेकर कहां पहुंच गया? लोहागढ़ पर। 5 बार इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत करके 5 बार इस पर आक्रमण किया लोहागढ़ पे, लेकिन जीत नहीं पाया। ठीक है, नहीं जीत पाने के बाद में लॉर्ड लेक के पास में केवल मात्र एक ऑप्शन शेष रह गया था कि भाई किसी भी तरीके से रणजीत सिंह से संधि हो जाए। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने अपनी शर्त पे अंग्रेजों से संधि की थी। कौन सी रियासत थी? भरतपुर रियासत। वो कारण किसके कारण संभव हुआ? लोहागढ़ के कारण। उस समय शासक थे रणजीत सिंह और जो हमलावर थे वो थे लॉर्ड लेक। ठीक है दोस्तों, इस कारण ये जो दुर्ग है वो अंग्रेज भी इसको फतेह नहीं कर पाए थे। ये बात अपन ने देखी। उसके बाद में अपन ने देखी कि इसकी जो खाई है उसमें पानी भरा जाता है, वो सुजान गंगा नहर, सुजान जो नहर है उससे इसमें पानी भरा जाता है इसकी खाई में। ठीक है, जो मोती झील से आता है उसमें भरा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। रणजीत सिंह को ये फतेह नहीं कर पाए, इस खुशी में रणजीत सिंह ने एक और बुर्ज का यहाँ पर निर्माण कराया जिसको फतेह बुर्ज कहते हैं। कौन सा बुर्ज? फतेह बुर्ज। ये बात आपको लोहागढ़ के बारे में ध्यान में रखनी है। लोहागढ़ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सूरजमल के द्वारा। कब करवाया गया? 1334 ईस्वी में करवाया गया। कौन सा महल है? किशोरी महल है। कौन सा दरवाजा यहाँ पे लगा हुआ है? अष्टधातु का दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है, कब अंग्रेज इसको नहीं जीत पाए थे? 1803 में। शासक कौन थे? रणजीत सिंह।
क्यों, उसका कारण मैंने आपको बता दिया। जवाहर सिंह के द्वारा जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया गया। पूछा जाए आपसे कि जाट शासकों का राज्याभिषेक भरतपुर में कहाँ किया जाता था, तो जवाहर बुर्ज में किया जाता था। ये बात आप भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बात करी थी अपन ने लोहागढ़ के बारे में। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है। उसके बाद में अपन बात करेंगे आगे, जो कि बात है यहाँ के सरकारी संग्रहालय की। किसकी बात है, मिटा दूं मैं इसको, सरकारी संग्रहालय की बात है दोस्तों। ये जो सरकारी संग्रहालय है दोस्तों, ये भरतपुर में स्थित है। इसकी जो स्थापना करवाई गई थी दोस्तों, ये इसकी जो स्थापना करवाई गई थी 1944 ईस्वी में करवाई गई थी, जो कि बलवंत सिंह द्वारा के द्वारा। बात कर रहे थे अपन भरतपुर में, टॉपिक तो भूल गए, भरतपुर में तो सरकारी संग्रहालय की बात कर रहे थे अपन, सरकारी संग्रहालय भरतपुर। ठीक है दोस्तों, भरतपुर की बात कर रहे थे। 1944 ईस्वी में इसका निर्माण जो है वो बलवंत सिंह द्वारा किया गया। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि खानवा युद्ध के जो प्रमाण है, खानवा युद्ध के जो प्रमाण है दोस्तों, ये प्रमाण अपने को कहाँ से मिलते हैं, इस संग्रहालय से मिलते हैं। उसके अलावा अंग्रेजों द्वारा जो अजेयता है, यानी जो अंग्रेजों द्वारा ये अजय रहे थे, उसका प्रमाण भी अपने को कहाँ से मिलता है, सरकारी संग्रहालय से अपने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सिटी पैलेस भी है, सिटी पैलेस है दोस्तों भरतपुर में, जिसको अपन चंद्र महल भी कहते हैं, इसी सिटी पैलेस को। और एक दूसरा नाम मिलता है इसका राजप्रसाद। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, भरतपुर में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये बात हुई अपनी कुछ सरकारी संग्रहालय की, और उसके बाद में सिटी पैलेस की बात हुई। अब बात करते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद में अपन बात करेंगे बयाना दुर्ग के बारे में, बयाना जगह की बात भी अपन करेंगे, उसके अलावा बयाना दुर्ग की बात भी अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बयाना दुर्ग की। किसकी बात करते हैं, बयाना दुर्ग की। बयाना दुर्ग की बात करने से पहले अपन बात कर लेते हैं बयाना की। ठीक है दोस्तों, हालांकि अपन ने पिछले पार्ट में इसकी बात करी थी, फिर भी एक बार और बात कर लेते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है। श्री पंथ इसका प्राचीन नाम है। उसके अलावा इसका जो प्राचीन नाम मिलता है शोणितपुर मिलता है, शोणितपुर। प्राचीन जो समय था, प्राचीन जो काल था, उसमें नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था दोस्तों, नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था दोस्तों ये। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा एक चीज जो महत्वपूर्ण है, आपको पूछ ले कि राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है। ठीक है, तो आप सबको पता है कि भाई विजय स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, जो राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। लेकिन राजस्थान का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है दोस्तों, वो सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ पर है, बयाना में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, ठीक है, कहाँ पर है, बयाना में है। बोले सर अगर इतना ही बता दिया तो बताओ किसने बनाया था, तो ये बनाया था भाई समुद्रगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने बनवाया था। सब समुद्रगुप्त कौन है, ये वही समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। साहब किसने कहा, ये कहा विंसेंट स्मिथ ने। ठीक है, बात समझ में आ गई। राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहाँ पर है, जो है बयाना में है। किसके द्वारा बनवाया गया, समुद्रगुप्त द्वारा। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया, विंसेंट स्मिथ के द्वारा इसको कहा गया। ठीक है, बयाना का एक और उपनाम मिलता है अपने को, कब्र गाहों का नगर, कब्र गाहों का नगर। सर क्यों कहा जाता है, इसका कारण है राजस्थान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान, राजस्थान का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है दोस्तों, वो कहां पर है, बयाना दुर्ग में है। ठीक है, इस बात का भी आप विशेष कर ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आगे, ये तो हुई बयाना के बारे में बात।
ठीक है, अब बात करते हैं अपन यहाँ के दुर्ग के बारे में। ठीक है, बयाना दुर्ग के बारे में बात करेंगे अपन। आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, उसके बाद में मैं इसको मिटा दूंगा। बिल्कुल 2 सेकंड का टाइम आपके पास में हो गया, 2 सेकंड। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ। बात कर रहे थे अपन, अब बयाना की बात अपन कर चुके हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये। अब बात करते हैं बयाना दुर्ग की। दोस्तों, बयाना दुर्ग का जो आपको दूसरा नाम मिलेगा वो मिलेगा बाणासुर, बाणासुर दुर्ग। ठीक है दोस्तों, ये बाणासुर दुर्ग इसलिए कहा जाता है कि सब माना जाता है कि इसका जो प्रारंभिक निर्माण करवाया था ये बाणासुर नाम के एक व्यक्ति ने करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बाणासुर दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इसका वास्तविक निर्माण जो मिलता है प्रमाणिक उल्लेखों से वो किसके द्वारा करवाया गया। तो इसका 1040 ईस्वी में, 1040 ईस्वी में इसका जो निर्माण कराया गया वो विजयपाल द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, विजयपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों, किसका निर्माण करवाया गया था, जो है आपका बयाना दुर्ग है उसका निर्माण विजयपाल द्वारा करवाया गया था। ये बयाना दुर्ग के बारे में जो सामान्य जानकारी अपने को मिलती है वो यही है कि विजयपाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। दोस्तों चलिए आगे बात करते हैं अपन कि सर विजयपाल के द्वारा इसका निर्माण तो करवाया गया, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो निर्माण होता है दुर्गों का वो किसी न किसी पहाड़ी पर होता है, और ये जो पहाड़ी है दोस्तों इसकी वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहाड़ी है। ठीक है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं कि वो कौन सी पहाड़ी थी। तो वो जो पहाड़ी थी दोस्तों, जिस पहाड़ी पर इन्होंने निर्माण करवाया उस पहाड़ी का नाम है दमदमा पहाड़ी। दमदमा पहाड़ी पर प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि जो दमदमा पहाड़ी है वहाँ पर इसका, दोस्तों इस जो इसका संदर्भ यहीं पे देख लेते हैं, आगे और देख लेंगे। जो उषा मंदिर है दोस्तों, जोधपुर का बयाना का जो उषा मंदिर है वो भी कहाँ पर है, बयाना दुर्ग में है। ठीक है, दमदमा पहाड़ी पे इसका निर्माण करवाया गया, विजयपाल द्वारा कराया गया, और 1040 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, ये बात हुई बयाना दुर्ग के बारे में। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चलूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद बात करते हैं भरतपुर की उस जगह के बारे में जहां से हर बार प्रश्न पुटअप होता है और आगे भी पूरी संभावनाएं हैं। बात कर रहे हैं भरतपुर के डीग की। किसकी बात कर रहे हैं, डीग की दोस्तों। ठीक है, तो डीग के जो जल महल है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, डीग के जल महल सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और इसी कारण जो डीग है उसको जल महलों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं दोस्तों। तो सर जल महलों की नगरी डीग को कह दिया, तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, इसका जो निर्माण है दोस्तों सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा, सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया। ठीक है, ये जो जल महल है यहाँ पर जो सबसे बड़ा महल है, सबसे बड़ा जो महल है, सबसे बड़ा जो महल है दोस्तों वो है किशोरी महल, इसका जो महल है वो है किशन महल। ठीक है, और उसके अलावा एक महल और है वो है गोपाल महल। गोपाल महल, गोपाल महल एक्चुअल में गोपाल महल सबसे बड़ा महल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। गोपाल महल जो है वो सबसे बड़ा महल है। उसके अलावा यहाँ पे किशन महल है, किशोरी महल भी यहाँ पर है, किशोरी महल यहाँ पर है। उसके अलावा नंद महल यहाँ पर है, नंद महल यहाँ पर है। उसके अलावा सूरजमल महल यहाँ पर है, सूरजमल महल। ठीक है, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे महल यहाँ पर है। एक महल यहाँ पर है जो राजस्थान के क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में हर बार अपने को कंफ्यूज करता है, वो महल है सावन भादो महल। सावन भादो महल, अब ये सावन भादो महल अपने को यहाँ पर भी टपक गया। ठीक है, तो चलिए इसकी सावन भादो महल की अपन थोड़ा क्लियर बात कर लेते हैं कि सावन भादो क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, उसके लिए मुझे डीग को मिटाना पड़ेगा और यहां बात करते हैं अपन सावन भादो के बारे में। देखो सावन भादो, ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में सावन भादो 2 महीनों के नाम भी हैं। सावन का मतलब श्रावण और भादो का मतलब भाद्रपद, 2 महीने, ये तो बात हो गई महीनों की। उसके बाद में सावन भादो जो महल है दोस्तों, ये अभी अपन ने बात करी डीग भरतपुर में है। कहां पर है,
डीग भरतपुर में। आगे बात करते हैं जो सावन बादो झील है, सावन बादो जो झील है ये कहां पर है सर? ये है अचलगढ़ सिरोही में। कहां पर है दोस्तों? अचलगढ़ सिरोही में। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं सावन बादो झील आ गई तो झरना कहां पर है? ये है जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों? जोधपुर में। उसके बाद में बात करो सर आगे और क्या है, तो यह है सावन बादो परियोजना कहाँ की है? तो सर सावन बादो परियोजना है वह सर कोटा की। कहाँ की है? कोटा की। और उसके बारे में बात कर लेते हैं, एक और है सावन बादो कड़ाई। सावन बादो कड़ाई भी है। यह है दोस्तों जो करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वहां पर है ये, देशनोक बीकानेर में दोस्तों। ठीक है, ये सावन बादो से संबंधित आपके राजस्थान के सारे जो कंफ्यूजन करने वाले जो फैक्ट है वो आपके सामने है। ठीक है, सावन बादो महल डीग भरतपुर, याद रखना, रिपीट करते जाओ साथ में। सावन बादो महल कहाँ का है? डीग भरतपुर का। सावन बादो झील अचलगढ़, सावन बादो झरना जोधपुर, सावन बादो परियोजना कोटा, सावन बादो कड़ाई बीकानेर देशनोक में है दोस्तों। आप एक बार और रिपीट करें इनको और स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं अपन, सावन बादो से आगे निकलेंगे फिर। ठीक है दोस्तों, तो आपने उम्मीद करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद में अपन थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डीग के बारे में। अपन ने डीग के जल महलों के बारे में अपन ने बात कर ली। उसके बाद में बात करते हैं अपन, डीग एक दुर्ग भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, डीग एक दुर्ग भी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डीग के जो जल महल है उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तब तो आपका उत्तर क्या होगा? सूरजमल। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डीग दुर्ग का निर्माण करता कौन है, या डीग जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो जो सूरजमल के पिता थे बदन सिंह, उनके द्वारा। किसके द्वारा? महाराजा बदन सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। हाँ, अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में अपन आगे चलेंगे। ठीक है, और यही डीग में एक महोत्सव बढ़ता है जिसको ब्रज महोत्सव भी कहते हैं, ये भी आप लिख लो, ब्रज महोत्सव फरवरी माह में। ठीक है, इसके बाद अपन ने कर ली। अब आगे चलते हैं अपन, जवाहर बुर्ज के बारे में अपन ने बात करी थी कि जो जवाहर बुर्ज है वो जवाहर सिंह के द्वारा बनाई गई थी दिल्ली विजय के उपलक्ष्य में, और वहीं पे जो जाट शासक हैं उनका राज्याभिषेक हुआ करता था। आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, जो भरतपुर की उपकाशी कही जाती है, भरतपुर की उपकाशी कही जाती है वेर तहसील के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वेर तहसील के बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं वेर के बारे में। ठीक है दोस्तों, वेर जो है वो भरतपुर की एक तहसील है और इसको भरतपुर की उपकाशी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, भरतपुर की जो उपकाशी है वो किसको कहेंगे? अपन वेर को कहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पर एक वेर किला भी है, वेर किला, जिसका निर्माण चूड़ामन द्वारा, बात जानते हो ना चूड़ामन कौन है? जो जाट वंश का संस्थापन करता है चूड़ामन, उसके द्वारा इसका निर्माण कराया गया। अब बात करते हैं कि वेर को क्या क्या कहते हैं। वेर को कहते हैं बाग बगीचों का नगर, बाग बगीचों का नगर इसको कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे दो प्रसिद्ध बाग हैं। एक का नाम है नौलखा बाग, एक बाग है फुलवारी बाग। दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, फुलवारी राजस्थान के संदर्भ में एक जगह और आएगा, फुलवारी की नाल। प्रश्न बनता है फुलवारी की नाल कहां पर है, तो फुलवारी की जो नाल है वो चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, और फुलवारी जो बाग है वो कहां पर है? आपका वेर भरतपुर में है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे, यहां पर एक दुर्ग और है जिसका नाम है ऊंटाला दुर्ग। कौन सा दुर्ग? ऊंटाला दुर्ग यहां पर और है। यहाँ पर भी ये जो ऊंटाला है ये बिल्कुल कंफ्यूज करने वाला फैक्ट है। एक तो ऊंटाला दुर्ग अगर आपसे पूछा जाए तो भरतपुर का जो वेर है वो वहां पर जो है ऊंटाला दुर्ग स्थित है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऊंटाला माता का मंदिर कहां पर है, संदर्भ डालकर आप लिख सकते हैं
संदर्भ डालकर आप लिख सकते हैं कि ऊंटाला माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? ये जो ऊंटाला माता का मंदिर है दोस्तों, ये मिलेगा आपको जोधपुर में, ब्लू सिटी जोधपुर में आपको मिलेगा, सूर्य नगरी जोधपुर में आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊंटाला माता का मंदिर आपको मिलेगा। जबकि ऊंटाला दुर्ग आपको मिलेगा वेर में, वेर का किला चूड़ामन के द्वारा बनाया गया, भरतपुर की उपकाशी इसको कहते हैं, बाग बगीचों का नगर इसको कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, उद्यानों का जो नगर है वो कोटा को कहा जाता है, उद्यानों का नगर कोटा को कहा जाएगा, लेकिन बाग बगीचों का जो नगर है वो वेर को कहा जाएगा। नौलखा बाग और फुलवारी जो बाग है वो यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण बाग है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं, एक बाग और महत्वपूर्ण है जिसका नाम है कमल बाग या कमल का बाग, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो बाबर है उसने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है, उसके फारसी अनुवाद को, उसमें इस कमल बाग का जिक्र किया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तुजुक ए बाबरी में इसका उल्लेख मिलता है, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी में बाबर द्वारा इसका उल्लेख किया गया था कमल के बाग का। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। एक बार और रिपीट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके मन में हो आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद में अपन एक जगह की और बात कर लेते हैं। आ जाती है कई बार कि कौन सी तहसील है वो, उसके बारे में बात कर लेते हैं, रूपवास। ठीक है दोस्तों, ये वही रूपवास तहसील है जिसका ग्राम है खानवा। ठीक है दोस्तों, और ये खानवा का युद्ध आप जानते हैं कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को बाबर वर्सेस सांगा। ठीक है, विजयी रहा था इसमें बाबर, गंभीर नदी के किनारे ये युद्ध हुआ था। ये बात आप ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है कि रूपवास तहसील का ग्राम है खानवा, जहां पर जो खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 को बाबर वर्सेस सांगा के बीच में, इसमें जो है वो बाबर विजयी रहे थे दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं अपन भरतपुर की कला संस्कृति, मेले, इनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ मंदिरों के बारे में भी अपन बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लेते हैं अपन मंदिर, मेले बाद में लेंगे, मंदिर ले लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों भरतपुर के जो जाट शासक हुआ करते थे, उनके लोक देवता, उनके जो लोक देवता हुए थे, उनको कुल देवता अपन कह सकते हैं, वो मानते थे वो भगवान श्री राम के जो भाई थे लक्ष्मण, उनको वो अपना कुल देवता मानते थे। तो बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की, लक्ष्मण मंदिर की अपन बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो निर्माण है लक्ष्मण मंदिर का, वो जो निर्माण प्रारंभ करवाया गया, निर्माण प्रारंभ जो करवाया गया वो करवाया गया बलदेव सिंह द्वारा। किसके द्वारा? बलदेव सिंह द्वारा। निर्माण जिसका कंप्लीट हुआ, वो निर्माण कंप्लीट हुआ इसका बलवंत सिंह के काल में। किसके काल में? बलवंत सिंह के काल में इसका जो है निर्माण कंप्लीट हुआ। ठीक है, बात करते हैं जाट वंश के, यानी भरतपुर के जो जाट वंश है उनके कुल देवता इनको माना जाता है। ठीक है, किसको माना जाता है? लक्ष्मण जी को। ठीक है, चलिए यह बात हुई कुल देवता की। बोले सर देवता तो आपने बता दिया, कुल देवी, तो कुल देवी के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो जाट वंश की जो कुल देवी मानी जाती है, जाट वंश की कुल देवी मानी जाती है, वो मानी जाती है राजेश्वरी माता को, राजेश्वरी माता, जिनका मंदिर लोहागढ़ में है। कहां पर है? लोहागढ़ में इनका मंदिर है। ये भी आप लिख सकते हैं, लोहागढ़ में इनका मंदिर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये देखा अपन ने कि जो लक्ष्मण जी हैं उनका मंदिर जो है वो कहां पर है? भरतपुर में है। और याद रखिएगा भारत का एकमात्र मंदिर है ये, भारत का एकमात्र मंदिर है लक्ष्मण जी का, भारत का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर, जो कि कहां पर है? आपका भरतपुर में है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर लेते हैं अगले मंदिर के बारे में, जो कि है, नीचे लिख देता हूं मैं, जो है कि गंगा मंदिर। कौन सा मंदिर है? गंगा मंदिर।
दोस्तों भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर अपन बात करें तो जो गंगा मंदिर है वो आपको हरिद्वार में मिलेगा। ठीक है, हरिद्वार में आपको जो है गंगा मंदिर मिलेगा भारत का। तो आप लिख सकते हैं कि भारत का जो गंगा मंदिर है वो कहाँ पर है, हरिद्वार में। लेकिन राजस्थान का जो एकमात्र गंगा मंदिर है वो कहाँ पर है, आपका भरतपुर में है। निर्माण की बात अपन बात करें तो बलवंत सिंह द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। बलवंत सिंह द्वारा इसका निर्माण शुरू करवाया गया था और महाराजा विजेंद्र सिंह द्वारा इसका जो निर्माण है वो पूर्ण करवाया गया था। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र गंगा मंदिर है ये। ठीक है, अगर भारत के विषय में पूछ लिया जाए तो भारत का जो गंगा मंदिर है वो आपका हरिद्वार में है। हरिद्वार में है भारत का गंगा मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हुई लक्ष्मण मंदिर के बारे में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो मैं छोड़ के जा रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गंगा माता है, माता गंगा जो है दोस्तों, उनकी सवारी क्या है, गंगा माता की सवारी क्या है। जैसे प्रत्येक माता की अपनी अपनी सवारी रहती है, जैसे शेरों वाली माता की सवारी जो शेर होता है, वैसे ही जो शीतला माता है उनकी सवारी गधा है, वैसे ही गंगा माता की जो सवारी है वो क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, उसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ये जो गंगा मंदिर है दोस्तों, ये मुगल व बौद्ध शैली पर निर्मित है। मुगल व बौद्ध शैली पर ये निर्मित है दोस्तों। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं अपन, जिसके बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो है यहाँ पर बयाना जो दुर्ग के बारे में अपन ने देखा था, तब अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर एक उषा मंदिर है। ठीक है दोस्तों, उषा मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं अपन कि उषा कौन थी और इनका मंदिर कहाँ पर है। तो जो उषा मंदिर है दोस्तों, उषा जो मंदिर है ये बयाना दुर्ग में है। ठीक है, और किस पहाड़ी पर है, जो अपन ने देखा था दमा पहाड़ी पर। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं उषा कौन थी। जो भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण का पौत्र था अनिरुद्ध, है ना, और अनिरुद्ध की जो पत्नी थी वो कौन थी, उषा। ठीक है, और इनके लिए मंदिर बनवाया गया था, जो कि बनवाया गया था महिपाल के द्वारा, महिपाल प्रथम के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था, लगभग 956 ईस्वी के अंदर। ठीक है, निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। ये इतने तथ्य आपको याद रखने की बात है कि आपको मेन चीज़ याद रखनी है उषा मंदिर कहाँ पर है। तो ये भरतपुर में है, और पूछेगा भाई भरतपुर में कहाँ पर है तो बयाना दुर्ग में, और अंदर पूछे तो कहाँ पर, भाई दमदमा पहाड़ी पर है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो महिपाल प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए, भरतपुर में एक जगह है ढंडार। कौन सी जगह है, ढंडार। यहाँ पर ढंडार के हनुमान मंदिर भी हैं। ढंडार का हनुमान मंदिर भी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये भी आप लिख लीजिएगा, ढंडार का हनुमान मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पर मिलेगा आपको, भरतपुर में मिलेगा। चलिए बात करते हैं देव बाबा की। ठीक है दोस्तों, ये भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता है देव बाबा। कौन, देव बाबा भरतपुर क्षेत्र के लोक देवता है, जिनको गवालों के आराध्य देव कहा जाता है, गवालों के आराध्य देव। ठीक है, तो अक्सर पूछा जाए कि मंदिर कहाँ पर है, तो इनका जो प्रमुख मंदिर है, प्रश्न में परीक्षा में आ चुका है, क्योंकि बहुत रेयर केस में बच्चे इसको याद रखते हैं, तो इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रमुख जो मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर है नगला जहाज। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पर है, नगला जहाज भरतपुर में मंदिर है देव बाबा का, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भरतपुर में ये बात हुई मंदिर के बारे में। एक बात और करते हैं अपन यहाँ की मस्जिद के बारे में। किसके बारे में, मस्जिद के बारे में। तो जब मस्जिद की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक मस्जिद है जिसका नाम है जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। और यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए यहाँ के जाट शासक बलवंत सिंह द्वारा निर्माण इसका करवाया गया। किसके द्वारा निर्माण करवाया गया इसका, बलवंत सिंह द्वारा। यानी ये एक हिंदू शासक थे बलवंत सिंह,
और बलवंत सिंह के द्वारा सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल पेश करने के लिए यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसको कौमी एकता का प्रतीक कहा जाता है। कौमी एकता का प्रतीक जो है वो जामा मस्जिद को कहा जाता है, क्योंकि ये बलवंत सिंह के द्वारा बनाई गई थी मुस्लिम भाइयों के लिए, जहाँ पर मुस्लिम और हिंदू दोनों संप्रदाय के लोग यहाँ पर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में अपन आगे चलेंगे दोस्तों। ये आपके यहाँ पे मंदिर और मस्जिद जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अपन यहाँ की कला एवं संस्कृति के बारे में। ठीक है दोस्तों, किसके बारे में बात करेंगे? कला एवं संस्कृति के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो बात कर लेते हैं कला संस्कृति की। कला संस्कृति की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ की जो नौटंकी कला है, कौन सी कला? नौटंकी कला, जो राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? भरतपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो सर बात करें कि नौटंकी कला राजस्थान में तो भरतपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन भारत में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वास्तव में जो कला आई है भरतपुर में, ये उत्तर प्रदेश से आई है। कहाँ से आई है? उत्तर प्रदेश से। तो ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के हाथरस की प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश के हाथरस की प्रसिद्ध है नौटंकी कला, जो कि राजस्थान में भरतपुर की प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं बम नृत्य के बारे में। बम नृत्य या बम रसिया। ठीक है, अब आप जिस बम के बारे में सोच रहे हैं ये वो फूटने वाला बम नहीं है। ठीक है, कि आप लोग को लग रहा हो कि ये बम फेंक फेंक के नाचते हो या ऐसा कुछ नृत्य करते हो तो ये बम नृत्य हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बम का मतलब ये लेते हैं एक बड़े से ढोल से। ठीक है, जो पुरुष होते हैं वो पुरुषों के जो पास में ढोल होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं। तो महिलाएं गीत गाती हैं और पुरुष ढोल बजाते हुए नृत्य करते हैं। उसको कौन सा नृत्य कहते हैं? बम नृत्य। तो बम तो कहते हैं ढोल को, और रसिया कहते हैं जो महिलाएं गीत गाती है उसको क्या कहते हैं? रसिया कहते हैं। तो ये जो है कहाँ का प्रसिद्ध है? भरतपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, भरतपुर इसमें प्रसिद्ध है बम नृत्य में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नृत्य पुरुष करते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं दो नृत्य यहाँ के और प्रसिद्ध हैं। एक नृत्य है हुरंगा नृत्य। कौन सा नृत्य है? हुरंगा नृत्य। ये एक स्वांग नृत्य है। स्वांग है ये, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा चरकुला, एक चरकुला नृत्य और है दोस्तों। ये जो चरकुला नृत्य है ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा किया जाता है दोस्तों। तो सर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि बम नृत्य कब किया जाता है? बम नृत्य जो किया जाता है दोस्तों फाल्गुन में किया जाता है। फाल्गुन में क्यों किया जाता है? क्योंकि फाल्गुन में नई फसल आती है और नई फसल आने की खुशी में ये नृत्य किया जाता है, बम नृत्य। ठीक है दोस्तों, तो ये बात भी आप ध्यान में रख सकते हैं, कब किया जाता है? फाल्गुन में किया जाता है। ठीक है, तो आप एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्लास संस्कृति में आपके कुछ नृत्य थे जिनके बारे में अपन बात करी। इसमें अपन भाषा की बात और करते, लेकिन भाषा के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले पार्ट में कि भाषा यहाँ पर दो बोली जाती है, एक ब्रिज भाषा और एक मेवाती भाषा। लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे फिर बात करते हैं अपन। चलिए दोस्तों, ये कला संस्कृति हुई अपनी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बात करते हैं मेलों के बारे में। ठीक है दोस्तों, कला संस्कृति में मेलों पे अपन बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पशु मेले। ठीक है दोस्तों, पशु मेले कौन कौन से हैं? पहले मेले के बारे में अपन बात करें तो बसंती पशु मेला। कौन सा पशु मेला? बसंती पशु मेला भरतपुर की रूपवास में पड़ता है। यहाँ पर ये मेला बढ़ता है रूपवास में। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे नंबर पर बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेला दोस्तों ये पड़ता है उज्जैन में। याद रखिएगा, उज्जैन नहीं बोला है मैंने, उज्जैन है, उज्जैन।
उज्जैन जो है वो मध्य प्रदेश में है, उज्जैन जो है वो भरतपुर में है। कंफ्यूज मत होना, महाकाल की नगरी को यहाँ कैसे लिया है, ठीक है। तो ये जो बजरंग पशु मेला है ये उज्जैन में है और उज्जैन में बढ़ता है। उसके बाद में बात करते हैं अपन जसवंत पशु मेला। जसवंत पशु मेला दोस्तों, ये जो जसवंत पशु मेला है दोस्तों ये बढ़ता है अपना भरतपुर में। कहाँ बढ़ता है? भरतपुर में, ठीक है। चलिए ये तो है अपने कुछ पशु मेले, स्क्रीनशॉट ले लो पशु मेलों का। उसके बाद में बात करेंगे अपन दूसरे जो मेले हैं अपने उनके बारे में, ठीक है। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको मिटा देता हूं पशु मेलों को। दोस्तों यहाँ पर एक मेला पड़ता है गरुड़ मेला। मेलों की बात कर लेते हैं अपन, मेला ले लेते हैं अपन गरुड़ मेला। गरुड़ मेला, ठीक है दोस्तों। ये बंसी पहाड़पुर दोस्तों, ये वही क्षेत्र है जहां से भरतपुर में लाल पत्थर निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो बंसी पहाड़पुर है यहाँ पर कौन सा मेला बढ़ता है? जो है वो गरुड़ मेला बढ़ता है। उसके बाद में बात कर रहे थे अपन गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला ये बढ़ता है कामा भरतपुर में। कहाँ पर? कामा भरतपुर में। दशहरा मेला कोटा का प्रसिद्ध है। भारत की बात करें तो मैसूर का प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन गंगा दशहरा मेला जो है वो कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है। कंफ्यूज मत होना दशहरे को लेकर, ठीक है। चलिए उसके बारे में बात करते हैं अपन। एक मेला और बढ़ता है, बहुत ही अजीब मेला, अजीब नाम आपको लगेगा, भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेला, ठीक है दोस्तों। ये भी अपना कामा में बढ़ता है दोस्तों। कहाँ बढ़ता है? कामा भरतपुर में बढ़ता है, ठीक है। उसके अलावा एक मेला और बढ़ता है जिसका नाम है ब्रिज माता का मेला। ब्रिज माता मेला भरतपुर में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? भरतपुर में, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं एक बार। जो गरुड़ मेला है अपना वो बंसी पहाड़पुर में पड़ता है। गंगा दशहरा मेला कामा भरतपुर में, भोजन थाली मेला कामा भरतपुर में, ब्रज माता का मेला जो है वो भरतपुर में। उससे पहले अपन ने बात करी बसंती का जो मेला है वो अपना रूपवास में पशु मेला। उसके बाद में अपन ने बात करी बजरंग पशु मेला जो उज्जैन में पड़ता है। उसके बाद में अपन ने बात करी कि जो जसवंत पशु मेला है ये भरतपुर में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात हुई अपनी आपकी भरतपुर के बारे में, यहाँ की कला संस्कृति के बारे में, दुर्गों के बारे में, मेलों के बारे में, ये आपकी बात हुई, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भरतपुर जिला है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जो कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला रहेगा अपना धौलपुर। उसके बारे में अपन बात करेंगे। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, उसके बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप कमेंट वीडियो पूरा देखें, कमेंट जितने हो सके उतने करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शेयर करना ना भूलें क्योंकि जो दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनमें आप सहयोग दे सकते हैं इसको शेयर करके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।